गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी से गद्य खंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर बताएंगे। इसके पहले आपने महादेवी वर्मा का हिमालय से अर्थ एवं उसके प्रश्नोत्तर अर्थों के बारे में जाना। आज गद्य खंड से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति के बारे में आप जानेंगे। गद्य खंड में आपके 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। एक तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तीसरा जय प्रकाश भारती का पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इस प्रकार से आपके पहले 7 लेसन थे, अब आपके सिर्फ 4 हैं, जिसमें आपने पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता, दूसरा जयशंकर प्रसाद का ममता, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति और चौथा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का अजंता। और इसमें आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता। आज आप तीसरा चैप्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति के बारे में समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल साहित्यकार, राजनीतिज्ञ एवं महान देशभक्त थे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीति के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी इनका योगदान सदैव वंदनीय रहेगा। ये एक श्रेष्ठ विचारक, लेखक होने के साथ साथ महान नेता भी थे। अपने लेखों एवं भाषणों के माध्यम से इन्होंने देश को गौरवान्वित किया। सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न विषयों पर इनके द्वारा लिखे गए लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इन्हें राजेंद्र बाबू अथवा देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। जब भारत आज़ाद हुआ था, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद पर विभूषित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में हुई तथा प्रारंभ में इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। उस समय बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ हमारे देश में व्याप्त होने के कारण मात्र 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह राजवंशी देवी के साथ संपन्न हुआ। इसके पश्चात इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्टता पाने के लिए राजेंद्र प्रसाद को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इसके बाद इन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने
वकालत का कार्य छोड़ दिया तथा पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। सन 1934 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार इन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। 15 अगस्त 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, किंतु ये भारतीय गणराज्य के स्थापना की प्रक्रिया के बाद ही उनके दाह संस्कार के लिए गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजीवन हिंदी साहित्य सृजन तथा देश सेवा में संलग्न रहे। इन्होंने अपना अंतिम समय पटना के निकट सदाकत आश्रम में व्यतीत किया तथा यहीं पर 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। भाषा शैली, जो इन्होंने साहित्यिक रचनाएं की, उनकी भाषा सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में इन्होंने बिहारी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया। इनकी भाषा व्यवहारिक है तथा इन्होंने आवश्यकता अनुसार ग्रामीण कहावतों और ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी शैली के रूप में विवेचनात्मक, भावात्मक, आत्म कथात्मक तथा साहित्यिक एवं भाषण शैली का प्रयोग किया है। इनकी आत्मकथात्मक शैली पर आधारित मेरी आत्मकथा पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। रचनाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा एवं संस्कृति, भारतीय शिक्षा, राजनीति आदि विषयों को आधार बनाकर साहित्य सृजन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: आत्मकथा, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एक्ट, चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति। साहित्य में स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता के दर्शन कराए। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य की पर्याप्त सेवा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। इसका परिचय इनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। ये हिंदी के एक महान साधक तथा एक महान देशभक्त के रूप में हमेशा भारतवासियों के हृदय में निवास करते रहेंगे। इनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण हिंदी साहित्य इनका सदैव ऋणी रहेगा और इन्हें हमेशा स्मरण करता रहेगा। भारतीय संस्कृति। भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारे स्वभाव, उठना बैठना, खाना बोलना, रहन सहन, रीति रिवाज और हमारे जीवन में जीने के जो नियम हैं वो सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो हम भारतीयों की क्या संस्कृति है
इस बारे में इसमें बताया गया है। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, क्योंकि हमारे भारत देश में जगह जगह पर कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। यह हमारे देश की विशेषता है कि यहाँ पर कोस कोस पर पानी का टेस्ट बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, और 4 कोस चलने पर हमारी वाणी, बोली बदल जाती है, बोलियाँ होती हैं जो, वो भी बदल जाती हैं। और अगर भारत का भ्रमण किया जाए तो यहाँ पर कई स्थानों पर अलग अलग तरीके के रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सबकी सोच, सबके अंदर जो भावनाएं हैं वो एक सी ही रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि कोई अगर अपरिचित आए, कोई अगर विदेशी आए, वह भारत भ्रमण करे तो निश्चित ही वह यह कहेगा कि भारत देश एक देश नहीं है, यह तो कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आँखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नज़र आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती है। सिर्फ लोगों में ही परिवर्तन नहीं, रीति रिवाजों में ही परिवर्तन नहीं है, बल्कि प्रकृति में भी यहाँ हर माह परिवर्तन आते रहते हैं। अभी बहुत तेज़ धूप है तो पता नहीं थोड़ी देर बाद बादल आ जाएं और बारिश होने लगे। तो यहाँ पर सिर्फ मनुष्यों में ही परिवर्तन, रीति रिवाज, रहन सहन, भाषाओं में ही परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रकृति भी यहाँ हमेशा परिवर्तित रहती है, परिवर्तनशील रह करके अलग अलग नज़ारे प्रस्तुत करती है। हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से पल्लवित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। अर्थात एक ओर जहाँ नदियाँ बह रही हैं तो दूसरी ओर समतल भूमि दिखाई देती है। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें ना कभी सर्दी होती है और ना गर्मी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मौसम इस भारत देश में देखने को मिलते हैं। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। कहीं बराबर वर्षा दिखाई देती है तो कहीं तपती हुई भूमि दिखाई देती है, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, मतलब पृथ्वी के नीचे, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है
जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आओ हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इस तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रकार की प्रचलित हैं और बोलियों की तो गिनती ही नहीं है। बच्चों, इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर इसमें निहित है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला गद्यांश है कोई विदेशी और देखने को मिलेंगे। इसमें पहला ही गद्यांश है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में यहाँ प्राकृतिक विभिन्नताएं तो इतनी और इतने प्रकार की हैं और इतनी गहरी नज़र आएंगी, जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती हैं। हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप पर स्थित है। भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हुए लेखक ने कहा है कि अगर कोई विदेशी या परिचित व्यक्ति आए और हमारे भारत का भ्रमण करे तो निश्चित रूप से वह यही कहेगा कि भारत एक देश तो हो ही नहीं सकता, यह तो विभिन्न देशों का समूह है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, बोलियाँ, रहन सहन, रीति रिवाज, जीने का तरीका सब कुछ विभिन्न प्रकार का है, लेकिन सबके अंदर जो सत्यत्व की भावना है, जो सत्यता की भावना है, वो बिल्कुल समान रूप से है। और यहाँ मनुष्यों में ही परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रकृति में भी परिवर्तन पाया जाता है। कहीं पर अत्यधिक गर्मी दिखाई देगी तो उसी प्रकार उसी समय कहीं कहीं किसी स्थानों पर वर्षा होती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतनी गहरी नज़र आएंगी कि ऐसा लगता है कि जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती है, जो महाद्वीप हो उसके अंदर ही ऐसी विषमताएं दिखाई दे सकती हैं जो यहाँ पर नज़र आती हैं। तीसरा है, कोई अपरिचित विदेशी अगर भारत की यात्रा करे तो वह क्या कह उठेगा। कोई अपरिचित विदेशी अगर भारत की यात्रा करे तो वो यही कहेगा कि भारत एक देश तो हो ही नहीं सकता, यह तो कई देशों का समूह है। गद्यांश में किन किन नदियों व पर्वतों के विषय में बताया गया है। गद्यांश में किन किन नदियों, गद्यांश में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के बारे में तथा विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सहारदी, नीलगिरी आदि पर्वतों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।